गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हैं सभी? कैसे हैं सभी? अच्छे हैं सभी? शानदार, बेहतरीन एवं जबरदस्त हैं। ये डायलॉग मस्त लगता है सर। हाँ, मजे लगते हो तुम नालायक को। देखो, चलो, कैसे हैं सभी? बढ़िया है? बताएंगे सभी। और बताओ क्या चल रहा था अपना? अपना चल रहा था क्लास, कौन सा चैप्टर चल रहा था? थर्ड चैप्टर का अपना चल रहा था। अपन ने 3-4 क्लासेस कर ली थी। ठीक है, अब उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे, देखते हैं क्या पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करें मेरे भाई। आज की क्लास स्टार्ट करें। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं क्या? बताएंगे सभी। सभी तैयार हैं क्या? सभी तैयार हैं? चलो जी सर तैयार हैं। ठीक है बेटा, देखो स्टार्ट करें भाई आज की क्लास अपन। ठीक है, देर ना करते हुए अपन थोड़ा सा रिवीजन, और रिवीजन के बाद में अपनी क्लास वही उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं भाई अपन। बेटा अपना चल रहा था थर्ड चैप्टर, जिसमें अपन पढ़ रहे थे धातु एवं अधातु। देखो भाई, धातु धातु क्या होते हैं? धातु वे तत्व होते हैं जो चमकीले हो, कठोर हो, आघात वर्धनीय हो। ठीक है, तन्य हो, ध्वनिक हो, ऊष्मा विद्युत के सुचालक को क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, चांदी आदि। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व होते हैं जो चमकीले, कठोर, आघात वर्धनीय, ध्वनिक, ऊष्मा विद्युत के सुचालक नहीं हो। ठीक है, ना तो वो चमकीले हो, ना कठोर हो, ना आघात वर्धनीय हो, ना तन्य हो, ना ध्वनिक हो, ना ऊष्मा के सुचालक हो, ना विद्युत के सुचालक हो, जो नहीं होते हैं। मतलब ये क्या होंगे? विद्युत के कुचालक होंगे। ये क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, फास्फोरस, सल्फर आदि। इसके बाद में हमने बात की बेटा किसकी? इसके बाद में हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म की बात की। धातुओं के भौतिक गुणधर्म का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। अब ये क्या था भाई? चमक। चमक को बोलते हैं शाइनिंग। ठीक है, तो अपने शुद्ध रूप में जब भी मतलब ये प्योर होता है, अपनी प्योर स्टेट में जो भी कोई धातु होती है, कोई मेटल होती है, प्योर स्टेट में जो मेटल होती है बेटा, शुद्ध रूप में जो धातु होती है, उसकी सतह क्या होती है बेटा? चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को, मतलब जो ये प्रॉपर्टी है, जो धातु का ये गुण है, इसको क्या बोलते हैं? इसको धात्विक चमक बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। मतलब मेटेलिक, मतलब क्या बोलते हैं इसको? मेटेलिक शाइनिंग। क्या बोलते हैं? मेटल शाइनिंग या मेटेलिक शाइनिंग, या शाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। कठोरता। कठोरता का मतलब क्या होता है भाई? क्या बोलते हैं कठोरता को? बताओ। टफनेस बोल सकते हैं इसको कठोरता को, या फिर मतलब रिजिड बोलते हैं कठोर, मतलब इसको तो कठोर को। तो ठीक है, देखो तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं बेटा। क्या होती है? कठोर होती है। देखो बेटा, मैं इंग्लिश की टर्म्स क्यों ले लेता हूँ कई बार। मान लो अभी मतलब एक आया था, उसमें बोल रहा था सर इंग्लिश में भी थोड़ा सा नाम ले लिया करो। तो अभी देखो भाई, कल से अपन देख लेंगे अपन, है ना। आज तो क्या थोड़ा सा मैंने भी, क्या पता कोई मीनिंग नहीं आती हो, इंसल्ट सी हो जाएगी ना अपनी। अपन हिंदी मीडियम के तो कोई बात नहीं, वैसे इंग्लिश भी है भैया अपने पास, है ना। इंग्लिश भी समझ में आती है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो देखो, कठोरता मतलब रिजिडनेस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको टफनेस बोल सकते हैं कठोरता को। ठीक है, तो देखो धातुएं क्या होती है? सामान्यतः कठोर होती हैं। अलग अलग धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। मतलब डिफरेंट मटेरियल, मतलब अलग अलग बेटा अगर धातु लेंगे अपन, अलग अलग धातु लेंगे, जैसे लोहा लिया तो अलग, तांबा लिया तो अलग, कॉपर लिया मतलब चांदी ली तो अलग, और सोना लिया तो अलग। मतलब अलग अलग धातु की कठोरता क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। अब आती है आघात वर्धनीयता की। किसकी आ जाती है? आघात वर्धनीयता की। तो आघात वर्धनीयता क्या होता है बेटा? समझने का प्रयास करेंगे। आघात का मतलब है किसी चीज पे चोट मारना। जैसे मान लो ये कोई धातु का टुकड़ा है, मान लो ये मेरा जो मुट्ठी है इस तरीके से मैंने बांधी हुई है, ये एक धातु का टुकड़ा है। ठीक है, ये धातु का टुकड़ा है, धातु है। ये मान लो मेरे पास हथौड़ा है, मैंने जैसे इसको पीटा, पीट कर मैंने इसको कैसे बना दिया? पतली चद्दर के रूप में, इस तरीके से फैला हुआ बना दिया। तो देखो क्या बन रहा है? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं का यह गुण, धातुओं के इस गुण को क्या कहते हैं बेटा? आघात वर्धनीयता कहते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। सुचालक का मतलब धातु में क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह विद्युत और ऊष्मा दोनों क्या कर सकती है? संचरित हो सकती है, बह सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी चीज हमने देखी, इनमें सोनोरस का गुण होता है, ध्वनिक होती है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उनमें क्या आती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। धातु का यह गुण क्या कहलाता है बेटा? सोनोरस कहलाता है। इसके लिए मैंने उदाहरण के लिए बताया था, तो मैं स्कूल की घंटी पे मान लो, या फिर मतलब जो मंदिर में झालर होती है उसको बजाते हैं वो वाली मान लो। ठीक है, उसी तरीके से जो मंदिर की घंटी होती है, जब दोनों धातुएं, देखो दोनों उसी तरीके से, मतलब दोनों धातुएं जब वो ऐसे टन ऐसे बजाते हैं तो टन देनी बजती है। हाँ सर, टन देनी बजती है। तुम्हारी खोपड़ी में कोई देता है तो टन देनी बजती है? नहीं सर, ये टन वाली नहीं बजती, क्योंकि तुम्हारी धातु क्या है? तुम्हारी जो सर है वो क्या धातु है क्या? नहीं सर,
अंदर धातु नहीं है। तो देखो तन्यता की बात करते हैं, धातुओं को खींचकर पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, तार के रूप में बदला। तनाव, तन्य का मतलब क्या है? तनाव। तनाव का मतलब है किसी चीज को खींचना, उसमें टेंशन देना। टेंशन का मतलब क्या है? इस तरीके से उसको खींचना। तो धातुओं को खींचकर तार के रूप में बदला जा सकता है। धातुओं के यह गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। अब आ जाते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जो बेटा धातुओं के भौतिक गुणधर्म है उनमें ही नहीं लगाना है, तो ये सारी चीजें बन जाएंगी। क्या क्या? अधातुएं आघातवर्धनीयता नहीं, आघातवर्धनीय नहीं होती। अधातुएं तन्य नहीं होती। अधातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं को गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? क्या होता है बेटा बताओ? अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस द्रव्य गैसीय रूप में हो सकती है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक अधातु है जिसका मतलब है हीरा। कौन सा? हीरा। अधातु का मतलब जो अधातु होती है उनका गलनांक क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन हीरा एक ऐसा है जिसका गलनांक क्या होता है बेटा? बहुत उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक बहुत उच्च होता है। तो वो अपवाद है अधातु का। ठीक है, इसको दिमाग में ऐसे ही रख लेंगे। आगे देखेंगे बेटा नरम धातु। नरम धातु क्या है भाई? अपवाद, सारे के सारे अपवाद। मैंने बताया था कि मान लो किसी चीज के गुण है, मान लो मैंने तुम्हें बताया था भाई, तुम्हें उदाहरण के लिए जैसे तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में सभी अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे उनका व्यवहार है, अच्छी तरीके से वो सारी चीजें मतलब बातचीत करना, अच्छे से किसी के साथ रहना करना, सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक जैसा तुम्हारा जैसा कोई क्या मतलब एक ऐसा जीव, एक ऐसा प्राणी आ चुका है जिसने घर में पूरी तबाही मचाई हुई है, तो तुम क्या उस घर में अपवाद हो। मतलब गुणों से भिन्न, गुणों से क्या है? भिन्नता है तुम्हारे, जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनसे गुणों में क्या है? भिन्नता। ऐसे ही ये क्या है? जैसे सोना चांदी तांबा वांबा जो कुछ भी है, ये सारे के सारे क्या है? धातुओं के गुण होते हैं इनमें, कि भाई धातु कठोर होती है, जो भी होती है। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं? कुछ अपवाद होते हैं। देखो जैसे नरम धातु, अब धातु सामान्यतः कठोर होती है लेकिन ये नरम है। कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये ऐसी धातु होती है बेटा, सोडियम पोटेशियम और लिथियम, इनको बोलते हैं NaKli। मतलब मैंने इनकी ट्रिक बताई थी, नकली। ये धातु क्या होती है? नरम होती है, इसलिए इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है बेटा। किससे काटा जा सकता है? चाकू से। हाँ सर चाकू से काटा जा सकता है। जी बेटा चाकू से काटा जा सकता है। अगर चाकू से काटा जा सकता है तो ये कोई धातु ही क्या? सर इसके लिए हमने ट्रिक बनाई नकली। सर ये तो धातु कैसी है? नकली है। क्यों? क्योंकि तो चाकू से कट रही है। तो बेटा इसके लिए ट्रिक कौन सी होगी? नकली। तो ये पूछता है, क्या पूछता है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो हम बताएंगे बेटा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये ऐसी धातुएं हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। या फिर वो पूछ सकता है नरम धातुएं कौन सी है? तो नरम धातु में बताएंगे बेटा सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। आगे बढ़ते हैं, द्रव धातु की बात करते हैं। द्रव धातु में क्या होता है बेटा? ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो पूछता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो हम बताएंगे उसको बेटा कि पारा या मरकरी, जिसका प्रतीक होता है Hg, एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। विद्युत की कुचालक धातु, भाई सामान्यतः जो धातु होती है विद्युत की सुचालक होती है, मतलब विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा हो, मतलब सॉरी लेड और मरकरी, लेड का मतलब सीसा जिसको Pb से डिनोट करते हैं, Pb से दिखाते हैं बेटा। मरकरी और पारा जिसको Hg से प्रदर्शित करते हैं, Hg इसका प्रतीक है। ये दोनों धातुएं मरकरी और पारा, मतलब सॉरी मरकरी और सीसा, मरकरी और सीसा, लेड या पारा, ये क्या है? विद्युत की कुचालक होती है। क्या होती है? विद्युत की कुचालक होती है। अब आता है कम गलनांक एवं कम क्वथनांक वाली धातु। तो अब ये कौन सी होती है बेटा? ये होती है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये क्या होती हैं? ये कम गलनांक और कम क्वथनांक की होती है। मतलब इनको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और ये क्या हो जाएगी? मतलब उबलने लग जाएंगी और ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं सर। चमकीली अधातु। बेटा चमकीली अधातु जो होती है सामान्यतः कैसी होती है? चमकदार नहीं होती। लेकिन बेटा ये आयोडीन एक ऐसी धातु है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है, सॉरी आयोडीन क्या एक ऐसी अधातु है जो कैसी होती है बेटा? चमकीली अवस्था में होती है। कठोर अधातु, अब देखो कठोर अधातु कौन सी है? हीरा। कौन सी है? हीरा। ठीक है, आगे देखेंगे। तरल अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। तरल धातु कौन सी है? ब्रोमीन। और सुचालक अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। कौन सी है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है बेटा, है ना। यह आया था मेरे पास 2018 की राजस्थान पुलिस की भर्ती में। ये वाला सवाल मुझसे गलत हो गया था। हाँ सर आपसे गलत हो गया था। हाँ बेटा गलत हो गया था। उसने पूछा था कि मतलब विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? विद्युत का निम्न में से विद्युत का सुचालक है। मैं करके आ गया हीरा। और देखो कितना अच्छा दिमाग था, उसके बाद में भी मतलब है ना सीधा गलत हो गया। और कौन सा था? ये ग्रेफाइट। हाँ देखो आगे देखेंगे। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। बेटा हो जाती है गलतियां धीरे धीरे, ठीक है, पता चलेगा तुम्हें धीरे धीरे जैसे आओगे फिर तुम्हें पता चलेगा हाँ यार गलतियां तो हो जाती है सब कुछ आते हुए भी, है ना। तो देखो आगे देखेंगे। धातुओं की मतलब क्या है? रासायनिक गुणधर्म। इसमें अपन ने पहले पढ़ा था धातुओं का दहन। इसमें मैंने बताया था कि धातुओं का दहन हो या धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो, दोनों एक ही बात है। तो धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगी? देखो ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाएंगी, जल है तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगी। अम्ल और जल जब धातुएं किसके साथ मिल जाएंगी? अम्लों के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? संगत लवण और जल बनाएंगी। कोई दिक्कत थी क्या इसमें?
है, नहीं थी सर। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या थी, धातु और ऑक्सीजन मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनाया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाती है, धातु प्लस में जल, धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। ये इसके उदाहरण है जो अपन ने बता दिए थे, तुमने देख लिए थे। अब देखो जल की बात कर रहे थे तो जल तीन तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, ठंडे जल के साथ देखेंगे, गर्म जल के साथ देखेंगे, भाप के साथ देखेंगे। भाप के साथ नहीं बेटा, भाप के साथ देखेंगे, ठीक है ना। देखो ठंडे जल के साथ जब क्रियाशील धातु की बात करेंगे, ठंडे जल के साथ जो क्रियाशील है बेटा, ये ऐसी धातुएं हैं जो ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, जिनमें सोडियम मैग्नीशियम और सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम है। सोडियम पोटेशियम और कौन सा है, कैल्शियम है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं गर्म जल के साथ, तो गर्म जल के साथ कौन सा अभिक्रिया करती है बेटा, ये होती है मैग्नीशियम। क्या होती है, मैग्नीशियम, ठीक है। आगे देखेंगे केवल भाप के साथ, केवल भाप के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है, भाप के साथ करती है बेटा आपकी फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन, आयरन के अलावा एल्यूमिनियम और उसके अलावा जिंक, ठीक है। ये तीनों ऐसी धातुएं होती है जो क्या करती हैं बेटा, क्या करती हैं, भाप के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करने वाली धातुएं हैं बेटा, लेड, कॉपर, चांदी और सोना। लेड, कॉपर, चांदी और सोना, लेड, कॉपर, चांदी और सोना, ये याद होने चाहिए भाई, ये अपवादों में से ही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं भाई, जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर, अभिक्रिया करने पर तैरने लग जाते हैं। अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन तैरने लग जाते हैं। क्यों तैरने लग जाते हैं, वो पूछ ले मान लो प्रश्न कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है, या फिर पूछ लेता कैल्शियम को, ओनली कैल्शियम की बात कर ले, या फिर मैग्नीशियम की बात कर ले कि ये मतलब मैग्नीशियम है जो जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगता है। क्यों, तो हम बताएंगे कि जब भी जल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगी भाई, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन गैस बनेगी ये अलग नहीं होगी, ये उसी धातु पर चिपक जाएगी बेटा, उसी धातु पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अब उसी धातु पर चिपकेगी तो वो धातु क्या होने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी। क्योंकि क्या, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या हल्की है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, तैरने लग जाएगी। आगे बात समझ में, आगे देखेंगे भाई। जो हाइड्रोजन गैस बनी थी वो उस Mg के मतलब मैग्नीशियम की चिपक गई। अब वो चिपक गई तो गैस के बुलबुले चिपक गए ना उसके ऊपर। अब उसके ऊपर चिपक गए तो गैस हल्की है तो वो क्या करेगी, ऊपर उठेगी, तो उसके साथ साथ जो मैग्नीशियम है वो भी ऊपर उठेगा, तो क्या लगने जाएगा, तैरने लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो मैंने बताया धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण हाइड्रोजन का निर्माण करती है, तो धातु अम्ल प्लस में संगत लवण हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। धातु की धातु लवणों के साथ इसमें क्या होता है, अधिक क्रियाशील जो मतलब अधिक क्रियाशील जो धातु होती है, कम क्रियाशील धातु को, देखो वहां पे तत्व की बात कर रहे थे अपन, यहाँ पे धातु की बात करें, ध्यान से समझेंगे, कहीं विस्थापन अभिक्रिया को यहीं की यहीं छेप दो तुम, है ना, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है बेटा, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में क्या होता है, अंतर होता है, सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है। अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विलयन में या गलित अवस्था से क्या कर देती है, गलित अवस्था में, गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। यौगिक के विलयन या गलित अवस्था में, ये में आएगा बेटा, है ना, में आएगा ये। में विस्थापित कर देती है, ठीक है। अब देखो ये क्या है भाई, धातु प्लस में लवण विलयन, ये बनाएगा लवण विलयन प्लस में धातु, ठीक है। धातु क्या है बेटा, ए ये अधिक क्रियाशील है और लवण बी क्या है, कम क्रियाशील है। यहाँ पे ये धातु क्या करेगी, इस लवण विलयन से अपना क्या ले लेगी, क्षार वाला मतलब जो ए धातु है उसको ले लेगी, और इस धातु के साथ करके क्या बनाएगी, लवण विलयन। देखो यहाँ पे जैसे पहले ए था तो यहाँ पे भी ए बना है, लेकिन ये लवण विलयन बना है। अब ये लवण विलयन पहले क्या था, बी था, क्योंकि इसमें दो धातु मिक्स थी, मैंने कल समझाया था तुम्हें, ठीक है। अब कल समझाया था तो इसमें क्या थी भाई, लवण विलयन में मतलब जैसे मैंने तुम्हें समझाया था कि मान लो कि इस तरीके से मान लो AgCl था, ठीक है, AgCl वाला उदाहरण लिया था। Ag क्या है, कम क्रियाशील है, मान लो यहाँ पे जिंक है, तो ये जिंक क्या करेगा, इस Cl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना लेगा बेटा, ये A वाला लवण विलयन बना लेगा और साथ में क्या बनेगी, धातु बनेगी। आगे बात कर रहे थे बेटा हम, आगे हमने बात की थी अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, और हमने देखा था अधातुओं का दहन या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है या अधात्विक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो ये मैंने लिखवाई थी इसकी अभिक्रिया। आप देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखवाई थी कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं एवं जल में मिलकर क्या बना लेते हैं, ये जल में मिलकर अम्ल बनाते हैं। जैसे कि देखो जैसे CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी भाई, अधातु कौन सी है, अधातु मतलब कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हुई तो क्या हो गई, अधातु का ऑक्साइड बन गया। देखो भाई कार्बन थी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली तो क्या बन गई, कार्बन ऑक्साइड। ये कार्बन ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। जब इस अधात्विक ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो H2CO3 बनाया, मतलब कार्बोनिक अम्ल बनाया, मतलब अम्ल का निर्माण किया था, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं। देखो
नाइट्रिक अम्ल, ये जो अधातुएं होती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं बेटा। किसके साथ अभिक्रिया करती है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के साथ ये अभिक्रिया करती है। यहाँ पे हमने देखा कि सल्फर है, सल्फर के साथ हमने H2SO4 की अभिक्रिया करवाई बेटा, तो हमें क्या मिला? यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मिला और जल मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला और क्या मिला बेटा? जल मिला। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे फास्फोरस था, उसकी हमने किससे अभिक्रिया करवाई? नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई, तो हमें क्या बना? यहाँ पे H3PO4 प्लस में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस में जल मिला। क्या मिला बेटा? प्लस में जल मिला। अब अधातु की किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? क्लोरीन के साथ। तो देखो अधातु जब भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? क्लोराइड बनाती है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा सभी, हाँ लिखेंगे सभी अब। ठीक है, अब समझने का प्रयास बाद में करेंगे, अभी अपन लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? इसमें लिखेंगे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अधातु की अभिक्रिया या अधातु की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। अभी अधातुएं लिखेंगे, इसमें सभी साथ साथ लिखेंगे भाई मेरे। अधातुएं, अधातुएं दिख रहा है ना भाई सभी को? अधातुएं, क्लोरीन के साथ, अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके, दिख रहा है? अभिक्रिया करके, दिख रहा है भाई? अब अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाती है। क्लोराइड बनाती है। ठीक है, लिखेंगे आगे इसमें क्या लिखेंगे? अधातु प्लस में क्लोरीन, अधातु प्लस में क्लोरीन। एक मिनट लिखेंगे। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक क्लोराइड, अधात्विक क्लोराइड लिखेंगे बेटा, है ना? अधात्विक क्लोराइड बनाती हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे अधातु, अधातु प्लस में लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? अधातु की किसके साथ करवा रहे? क्लोरीन। क्या बनेगी बताएंगे सभी, बताएंगे क्या बनेगी भाई? अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी भाई? बताओ, बताओ क्या बनाएगी? बताएंगे सभी। अधातु क्लोराइड बनाएगी ना भाई, लिख रखा है मैंने, अधात्विक क्लोराइड बनाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अधातु क्लोराइड। ठीक है, अब देखो अधातु मान लो यहाँ पे ऐसे है सल्फर, और क्या करवाएंगे? क्लोरीन से अभिक्रिया करवाएंगे। इससे अभिक्रिया करवाएंगे, बताओ? इससे अभिक्रिया करवाएंगे, इससे ही करवाएंगे ना भाई, क्लोरीन Cl2 से। ठीक है, ये क्या बन जाएगी सर? SeL बन जाएगी, लेकिन कितनी? दो, तो ही S करना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो बोलेंगे सल्फर मोनोक्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे बेटा? सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनो क्लोराइड। देखो अब यहाँ पे एक मोनो क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ पे Cl कितना ओनली अकेला है, Cl2 बनता तो क्या बन जाता? सल्फर डाई क्लोराइड, सल्फर डाई क्लोराइड, लेकिन अकेला है इसलिए क्या लगाया? मोनो। एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, छह के लिए मतलब क्या लगता है? बताओ क्या लगता है? पेंटा हेक्सा लगता है, सात के लिए हेप्टा, आठ के लिए ओक्टा, नौ के लिए नॉन, मतलब जो भी लगता है, नैनो डैको डेका जो भी है। ठीक है, चलो सल्फर मोनो क्लोराइड बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? सल्फर मोनो क्लोराइड। अब लिखेंगे, अगली लिखेंगे हाइड्रोजन के साथ, मतलब अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे अगली, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया लिखेंगे।
अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब बताओ ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे भाई, बताएंगे सभी। अधातु हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगी, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या बनाएंगी। कॉल आ गया था भैया ना, सॉरी कॉल आ गया था, 1 मिनट अर्जेंट था थोड़ा सा। चलो देखो, अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं के हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब बताएंगे, अब अधातु की जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा बताओ। अधातुएं जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगी बेटा तो क्या बनाएंगी, जल्दी बताएंगे सभी कि भाई अधातु जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्राइड बनाएंगी बेटा, क्या बनाएंगी, हाइड्राइड बनाएंगी सर। तो लिखेंगे अधातुएं, लिखेंगे इसमें सभी सभी लिखेंगे इसमें अधातुएं अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक, लिखेंगे अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, सहसंयोजक हाइड्राइड बनाती है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा, इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे एस प्लस में किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ, एस प्लस में H2। ठीक है, एस प्लस में H2 तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर H2S बन जाएगा, जाएगा H2S। क्या बन जाएगा, H2S। इसको बोलते हैं सल्फर हाइड्राइड, क्या बोलेंगे इसको, सल्फर हाइड्राइड बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, सल्फर हाइड्राइड। सल्फर हाइड्राइड बोलेंगे इसको। ठीक है, जल्दी उतारेंगे एक बार, जल्दी उतारेंगे भाई, जल्दी उतारेंगे भाई थोड़ा सा। ट्रेन देख लो भाई, 1 मिनट, थोड़ा सा क्या अर्जेंट है कहीं पे चलो जल्दी उतारेंगे एक बार।
जल्दी उतार लिया भाई सभी ने। चलो अब अपन क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे बेटा, ठीक है, जो अपनी किताब में है उसको अपन बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलो सेलेक्ट हो गया था। दिख रहा है सभी को, है ना। चलो अब अपन क्या करेंगे, एक सारणी बन जाएगी कि इसमें, एक सारणी से पहले अपन ऐसे करते हैं, कुछ और लिख लेते हैं फिर, एक्वारेजिया लिख लेते हैं अब अपन, ठीक है। एक्वारेजिया नहीं, पहले सारणी बनाएंगे। एक सारणी बनाएंगे, चलो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं, क्या इस तरीके से। ये चलो लिखते हैं अब अपन, और अब लिखेंगे बेटा इसमें तत्वों के प्रकार, तत्व, परमाणु संख्या और कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिखेंगे तत्वों के प्रकार। यहाँ पे लिखेंगे भाई तत्व का प्रकार। दिख रहा है सभी को, दिख रहा। ये दिख रहा है। एक मिनट रुकेंगे भाई, थोड़ा सा, एक मिनट, कॉल है, एक मिनट, एक मिनट बस। चलो भाई आगे देखिए अब, ठीक है भाई। भाई थोड़ा सा इमरजेंसी थी इसलिए थोड़ा सा फ़ोन से डिस्टर्ब हो रहा है ना, कोई बात नहीं। चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे तत्व का प्रकार, ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे अपन क्या, तत्व। क्या लिखेंगे, तत्व लिख, के लिए मैं एक लाइन लिखा लगा रहा हूँ बेटा। देख चलो देखो भाई, ये हो गया तुम्हारा तत्व, ठीक है। तत्व के बाद में अपन लिखेंगे क्या, परमाणु संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब कोश भी कौन कौन से हैं भाई, कोश होंगे बेटा, एक तो के होता है, पढ़ा है ना तुमने नवी में, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं है,
पढ़ोगे तो कहाँ से नालायक हो, तो मुझे पता है। एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, के एल एम एन, ठीक है। बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं इन्हें, ठीक है ना, के एल एम एन, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे, 1 मिनट और ले लेता हूँ एक आकृति। है हाँ, लायक हो, क्या हो गया है? चलो देखो, देखो भाई, अब देखेंगे अपन, ठीक है। हाँ, पागल हो ना मैं, लायक हो। ठीक है, चलो अब इसमें लिखेंगे भाई, तत्व के प्रकार में पहले लिखेंगे उत्कृष्ट गैसें। लिखेंगे भाई उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। क्या लिखेंगे? उत्कृष्ट गैसें। जल्दी लिखेंगे उत्कृष्ट गैसें। दिख रही है उत्कृष्ट गैसें, इसको लिखेंगे उत्कृष्ट को अक्रिय, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे बेटा अपने पास कौन कौन सी है, यहाँ पे अपन लिखेंगे हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम, नियोन और आर्गन लिखेंगे भाई। तत्व कौन सा हो गया? एक अपने पास हो गया हीलियम, हीलियम को हो गया He, एक हो गया नियोन, एक हो गया अपने पास आर्गन। आर्गन का हो गया बेटा Ar। नियोन का बताएंगे, क्या बोलेंगे बताओ नियोन के को? नियोन का बोलता है बेटा क्या, नियोन का क्या होता है? Ne होता है। क्या होता है? Ne, लिखेंगे Ne, ठीक है। देखो अब ये तीनों का लिखना है, ये कौन सी गैसें हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इसका हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। नियोन का कितना होता है बताओ? 10। और आर्गन का 18। होता है कि नहीं होता? अब देखो भाई, 2 10 और 18, 2 10 और 18 होता है। चलो के में कितना आएगा भाई सर? पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एल में 8। इसमें कितना? 2 8 और 8। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, मैं बताता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। आगे देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं भाई। देखो अब इसमें लिखेंगे नीचे क्या? धातु। क्या लिखेंगे? धातु। यहाँ पे लिखेंगे भाई अपन धातु, और इस धातु में लिख रहे होंगे बेटा, धातु में लिखेंगे अपन, धातु में क्या लिखेंगे? धातु में लिखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम, सोडियम के बाद में क्या आएगा बताओ? सोडियम के बाद में आता है अपने पास क्या? मैग्नीशियम, तो बोलेंगे Mg, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम को Na, ठीक है। आगे देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, इसके बाद में एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम को होता है बेटा Al, ठीक है। अब देखेंगे एल्युमिनियम के बाद में क्या? एल्युमिनियम के बाद में सर पोटेशियम। पोटेशियम को दिखाते हैं K से। पोटेशियम के बाद में क्या होता है? कैल्शियम।
कैल्शियम का क्या होता है, Ca। क्या होता है, Ca होता है सर। तो देखो भाई, अब बताओ सोडियम का कितना होता है सर, 11, एल्युमिनियम का 12, सोडियम मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, पोटेशियम का कितना होता है बताओ, पोटेशियम का, पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम बताओ कितना कितना होता है, जल्दी बताएंगे सभी, याद कराया मैंने, 19 होता है क्या बताओ, अरे बताएंगे सभी नालायको, कैल्शियम का कितना होता है 20 और पोटेशियम का कितना होता है 19, 19 और 20। अब देखो, अब 11 है भाई इसमें, देखो समझेंगे, पहले कोश में कितने भरे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सर 2 भरे जा सकते हैं, तो सर 2 भर दिए, दूसरे में कितने 8 भर दिए, तो भाइतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, 2 और 8 10, अरे बचा कितना 1, तो 1 लिख दिया। आगे देखेंगे भाई, इसमें आगे देखेंगे 12 है तो कितना हो जाएगा 2 8 2, यहाँ पे कितना 2 8 3, यहाँ पे कितना 2 और 8 10 और 8 18 और 1 यहाँ पे 19, यहाँ पे कितना 2 8 8 2। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, करेंगे इनको, ठीक है लो, ठीक है ना, अब दिख रहा है ना सही, चलो अब देखो इसमें क्या करेंगे भाई अपन, और लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलो, अब ठीक है, देखो भाई अब क्या होगा भाई यहाँ पे, देखो भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, एक चीज समझेंगे, यहाँ से एक चीज समझेंगे पहले, चलो एक बार अ धातु और लिख लो फिर समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, अ धातु और लिखेंगे, इसको बड़ा कर दूंगा मैं बाद में, एक बार लिखेंगे सभी, ठीक है ना। दिख जाएगी ना अब तो ये तरीके से, चलो एक बार मैं एक बार लिख देता हूँ, इसका थोड़ा सा और रह रहा है, और लिखते हैं फिर इसके बाद में अपन करते हैं। क्या चला गया, तो ठीक है, अब आगे लिखेंगे भाई इसमें, आगे लिखेंगे इसमें, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे बेटा यहाँ पे अ धातु, लिखेंगे अ धातु, ठीक है ना, इस अ धातु में लिखेंगे भाई अपन, इस अ धातु में क्या क्या लिखेंगे बताओ, इसमें लिखेंगे सर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के अलावा क्या हो जाएगा बताओ, सर नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन, को दिखाते हैं एन से, ठीक है, किससे दिखाते हैं एन से, फिर लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को दिखाते हैं ओ से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जिसको ओ से दिखाते हैं, तो होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन को एफ से दिखाते हैं भाई, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद में लिखेंगे क्या, फास्फोरस, क्या लिखेंगे, फास्फोरस लिखेंगे बेटा, फास्फोरस का होता है पी, फिर लिखेंगे सल्फर, सल्फर का होता है बेटा एस,
फिर लिखेंगे फास्फोरस सल्फर और क्या बच गया, क्लोरीन बच गया, तो लिखेंगे क्लोरीन। क्लोरीन को बोलते हैं बेटा Cl। ठीक है, अब चलो शेप ले लेते हैं। चलो अब लिखेंगे, देखे बेटा, अब लिखेंगे नाइट्रोजन का कितना होता है बताओ, इसका होता है सर 7। चलो देखो, नाइट्रोजन का होता है सर 7, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन का बताओ, फ्लोरीन का कितना होता है बताएंगे, फ्लोरीन का 9 होता है सर, फ्लोरीन का हो गया 9, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16 और क्लोरीन का 17। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे देखेंगे, इसको समझेंगे भाई, ये 7 था, 7 में कितना आ जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 5। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और इसमें कितना आ जाएगा 6, इसमें कितना आ जाएगा 2, और इसमें कितना आ जाएगा 7, 15 में क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 8 10, और यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 8 और 6। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 8 और 7। ठीक है, 2 8 और 7। दो दो ठीक है भाई, 2 8 7 2 8 7 इस तरीके से। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना भाई, सबको दिख रहा है। देखो भाई ये यहाँ पे इस तरीके से इसको समझेंगे, मैं भी समझाऊंगा, पर आप पहले इसको उतार लेंगे, सभी बना लेंगे भैया ना। ये लो, ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, जल्दी जल्दी बनाएंगे भाई। जल्दी जल्दी बना लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है भाई, अपन ने 20 तक तत्व लिए हैं, और 20 तत्वों में अपन ने क्या किया है, 20 तत्वों में देखो कितने लिए अपन ने, 3 3 और 2 4 5, 2 4 1 5 8 10 2 12 2 14, 14 एक तत्व लिया अपन ने। ठीक है, इनमें अपन ने क्या किया है, एक तो उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट क्या मतलब होता है बेटा, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसों का मतलब ऐसी गैसें होती है बेटा जो क्रिया ही नहीं करती, क्रिया ही नहीं करती। ठीक है, जो क्या करती, क्रिया ही नहीं करती। 1 मिनट रुकेंगे भाई थोड़ा सा। चलो भाई, है ना, अब देखो नालायक ऐसे ऐसे लोग हैं, बताओ, लूटता रहता है नालायक, यूं कहता है जनाधार के नंबर नहीं जुड़ रहे, कभी किसके नंबर नहीं जुड़ रहे, रोज जोड़ता रहता है और पैसे लेता रहता है, बताओ 50 50 100 100 रुपए। चलो इधर देखो, अच्छा बंदा है, पर चलो इधर देखेंगे सभी। देखो भाई यहाँ पे अपन ने क्या किया है, अक्रिय गैसों को देख रहे हैं। अक्रिय गैसें कौन सी होती है बेटा, अक्रिय गैसें वो गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, किसी से भी क्रिया नहीं करती। हीलियम, नियोन और आर्गन
हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। अब हीलियम में क्या है भाई, हीलियम में क्या है बेटा, हीलियम में है 2। देखो हीलियम कितने नंबर पर आता है बेटा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है, हाइड्रोजन हीलियम, तो कितने नंबर पर आया सर, 2 नंबर पे। अब देखो बेटा क्या होते हैं, जब अपन इनको पूरा कर रहे होते हैं तो एक कोश होते हैं। कोश का मतलब होता है किसी भी अपने पास कोई मान लो तत्व है, कोई भी मतलब तत्व है, उसमें क्या होते हैं, कोश होते हैं। कोश के मतलब एक तरीके से कमरे होते हैं, उनमें क्या भरने होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं बेटा। क्या भरने होते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कितने कितने भरे जाएंगे बेटा, एक नियम होता है, जब तुम 9th क्लास में पढ़ रहे होगे तो उसमें देखा होगा कि सर 4 कक्षाएं होती हैं, के एल एम एन, ठीक है। अब ये के एल एम एन क्या होते हैं, कोश होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कोश। इन कोशों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन। जैसे कि के कोश में 2, ठीक है, एल कोश में 8 भरे जा सकते हैं। ये अधिकतम है। अधिकतम का मतलब मान लो जैसे तुमसे कहा जाए कि तुम्हें वजन उठाना है, एक तुम्हारा छोटा भाई है जिससे बोला जाए उसको वजन उठाना है, तो उसकी क्षमता इतनी है कि वो 2 किलो ही उठा सकता है। तुम्हारी क्षमता इतनी है कि 8 किलो उठाया जा सकता है। सर ना मैं तो 16 किलो। बेटा जैसे ही 16 किलो रखूंगा, तुम्हारी ये रीढ़ की हड्डी है ना, ये यूं हो जाएगी और तुम्हारा पता नहीं यूं भी हो जाओ, ठीक है ना। तो 8 किलो क्या है तुम्हारी मैक्सिमम क्षमता है। ऐसे इन कोशों की क्षमता होती है बेटा, इन कोशों की एबिलिटी होती है। इन कोशों के मतलब इतनी बस की होती है बेटा इनकी कि या तो 2, पहले कोश जो के होता है उसमें देखो सब में 2 ही आया है, ठीक है, 2 से ज्यादा इससे नहीं जिलते। दूसरे में देखो एल में क्या होगा, 8 ही भर सकते हैं, या तो 8 होगा या 8 से कम हो सकता है। देखो तो इनमें 8 से कम है, बाकी सब में 8 है, ठीक है। तीसरे में क्या होगा, एम में 2 8 8। अब इसमें भी कितने भरे जा सकती हैं सर, इसमें भी 8 भरे जा सकते हैं मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं, 8। लेकिन अब देखो यहां पे परमाणु क्रमांक का मतलब ऐसे समझ लो कि इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितने परमाणु क्रमांक है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे समझ के चलेंगे अभी, ठीक है। ऐसा समझकर क्या करेंगे, चलेंगे। तो देखो यहां पे 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भर दिए। यहां पे कितने हैं, 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे सकते हैं, 2 और 8, 2 और 8, ठीक है। अब सर इसमें 8 क्यों नहीं भर दी बेटा, इसकी मैक्सिमम क्षमता ही 2 है, तो 2 भर दी, इसके बाद में 8 भर दिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 18 में 2 8 और 8। अब इन चीजों में देखो तुम, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए थे, ये वाले जो के एल एम एन कोश है उनमें उतने ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। मतलब के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कोश में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन और एम कोश में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जब इनके पास कोई भी ऐसे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, जैसे इसके पास 2 थे तो 2 इसमें आ गए, 10 थे तो 2 और 8 इसमें बट गए, इसमें 18 थे तो 2 8 8 इसमें बच गए। अब इसमें इनके पास कोई फ्री कोई बचा के इनके पास नहीं सर, क्योंकि इसके पास 18 थे तो इन्होंने इसने भर दिए, इनके फिक्स भरे हो गए, इनका कोई काम नहीं है। अगर इनके पास देखो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं बेटा, अब इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो क्या ये कुछ भर पाएंगे, क्या ये कुछ कर पाएंगे क्या। जो फ्री का इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो फालतू का इलेक्ट्रॉन है, वो इनके पास है क्या, नहीं सर, इनके पास कोई फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिनके पास फालतू का इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं सर, तो ये क्या हो जाएंगे, अक्रिय हो जाएंगे बेटा। इनके पास ये कोई भी क्रिया नहीं करेंगे, किसी के साथ भी क्या नहीं करेंगे, कोई भी क्रिया नहीं करेंगे। ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं बेटा। क्या है, अक्रिय गैसें, ठीक है। अब आगे देखेंगे बेटा। अब क्या करते हैं भाई, देखो आगे देखेंगे। अब क्या आ जाती है अपने पास, धातु। इन धातुओं में देखो बेटा 2 8 8 तो है ही, ठीक है, लेकिन इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि इसके पास अष्टक पूरा होगा, अष्टक का मतलब है बेटा 8 का जोड़ा बना क्या, नहीं सर 8 का जोड़ा इसके पास नहीं बना, 8 का जोड़ा नहीं बना, तो इसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अगर इसके पास बेटा 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उत्पाद करता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विद्युत हो चाहे ऊष्मा हो, उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा। ये जो 1 है वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। यहां पे कितने हैं, 2, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेंगे, ये लेके जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 लेके जाएंगे। अब सर तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो 8 8 हो गए, बेटा हो तो गए, लेकिन इनके पास और भी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे तो 18 होने चाहिए थे, लेकिन इनके पास तो 1 और 2 है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी वही करेंगे। तो ये धातुएं क्या करती है, विद्युत और ऊष्मा का सुचालन करती है। क्यों, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये विद्युत का चालन क्यों करती है, क्योंकि सर इनके पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब है बेटा फ्री के इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मतलब फालतू घूमते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो फालतू घूमते रहते हैं इनसे कहते हैं बेटा तू ले ये इलेक्ट्रॉन ले, ये तो तू फालतू डोल रहा है, ये ले, ये पकड़, ये काम कर, इस ऊष्मा को इधर से उधर पहुंचा, इस विद्युत को इधर से उधर पहुंचा। तो ये काम कौन कर रहे हैं, ये फ्री के इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं बेटा। फ्री के इलेक्ट्रॉन का मतलब जो मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन है वो ये काम संभाल रहे हैं बेटा। वो क्या कर रहे हैं, ये काम संभाल रहे हैं। ऐसे क्या है, अधातु की बात कर रहे हैं।
तो अ धातु में क्या कर रहे हैं भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये क्या है, ये तुम्हारे अ धातु हैं। क्या है, अ धातु। जैसे देखो इनके पास फालतू बच रहे थे ना बेटा, इनके पास फालतू बच रहे थे। अब तुम बोलोगे सर फालतू तो इनके पास ही बच रहे 5 6 7, लेकिन नहीं बेटा, एक चीज होती है किसी चीज को लेना और किसी चीज को देना। अब ये इनके पास जैसे इनकी मैक्सिमम क्षमता 3 होती है बेटा देने की, धातुओं की क्षमता कितनी होती है बेटा, 3 देने की क्षमता होती है, या तो 1 2 या 3, 1 2 या 3, ठीक है, उससे ज्यादा ये मतलब नहीं कह सकते। जैसे मैं तुमसे कहूं मान लो कि यहां से आपको 50 ईंटें वहां लेके जानी है, ठीक है, या तो आप 50 ईंटें यहां से वहां लेके जाओ या वहां से 5 ईंटें यहां लेके आओ, तो तुम्हें कौन सा काम आसान लगेगा, कौन सा काम आसान लगेगा। गुरुजी हमसु कोने 50 ईंट ले काम, हम 50 ईंट यहाँ से मको ले जा सका, हम 5 ईंटन को वहां से उठा के यहाँ ले आएंगे, ठीक है, यही करोगे भाई क्योंकि आसान काम है। ऐसे बेटा इनमें भी होता है, इनमें क्या होता है, इनमें ये होता है भाई, इनमें ये होता है, इनमें ये होता है भाई, देखो इनमें क्या होगा, इनमें ऐसा होता है कि इनमें क्या होता है 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब या तो अष्टक पूरा करने के लिए, या तो देखो भाई यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 8 8 और यहाँ पे कितना 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो मान लो, ठीक है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 18 चाहिए, जो भी चाहिए, अब आप ये समझो। अब इसके पास 1 और 2 है, ठीक है, चलो यहाँ पे समझते हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास कितना है सर 1 है। अब ये बताओ ये 1 को ज्यादा जल्दी देने में आसानी रहेगी या फिर 7 को लेने में रहेगी। तुम बोलोगे कि सर ये तो क्या करेगा कि ये तो अपने आप को दान कर देगा, अकेला, ये अकेला है, ये अकेला ही क्या करेगा, उसके पास चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। तो बेटा ये देखो जब ये 1 है तो ये 7 को तो ले नहीं सकता, ये क्या करेगा अकेला दे देगा। अब ये दे देगा मतलब ये तो क्या हो गया धनायन हो गया, मतलब धातुओं के ऊपर क्या लगता है बेटा धनायन लगता है, धातुओं के ऊपर क्या लगता है धनायन, और अधातु के ऊपर क्या लगता है ऋणायन। जैसे कि मान लो NaCl लिखा अपन ने, NaCl लिखा, तो Na के ऊपर तो क्या लगता है प्लस और Cl के ऊपर क्या लगता है माइनस, लगता है कि नहीं लगता। अब ये प्लस क्यों बेटा, ये धनी है, इसके पास इसने 1 दिया है, अब जो दे रहा है वो क्या धनवान है, धनवान है इसलिए क्या लग रहा है प्लस लग रहा है। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे, आ गई बात समझ में, हल्की हल्की सी आनी चाहिए, बस थोड़ा सा देखेंगे, हल्की हल्की सी आ गई क्या, हल्की हल्की सी, हाँ सर आ गई। अब देखो इधर इसके पास 5 है 6 है 7 है, अब इनको 8 8 चाहिए, तो ये 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन लेने में आसानी होगी, ठीक है, होगी कि नहीं होगी। तो देखो NaCl कैसे बनता है, देखो अब NaCl कैसे बनता है, Na पे देखो बाह्यतम में इसके कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम में कितने हैं सर 7 है। अब इसको बताओ 8 बनाने के लिए 1 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, हाँ सर 1 की जरूरत पड़ेगी। तो ये Na आएगा अपना भागा भागा, Na अपना भागा भागा आएगा और बोलेगा कि Cl, हाँ Cl बोलो भाई Cl। अब Cl कह रहा है कि मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कह रहा है यार 1 मेरा पड़ा है इसको तू रख ले, तो ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है भाई दे दे, तू मेरे साथ ऐसे कर, तू मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले, मेरे साथ साझेदारी कर ले। तेरा ये मान लो जैसे मेरे पास 7 रुपए है, 8 रुपए से काम चलेगा, मेरे पास 7 रुपए, तेरे पास 1 रुपए, ऐसे कर तू मेरे साथ ही ज्वाइंट हो जा और तू मुझे मेरे साथ ही रह ले। तो अब ये क्या करेगा, इस Cl के पास में 7 है, इस Na के पास में 1 है, तो अब देखो इसको 1 की जरूरत और इसको कितने की जरूरत, भाई इसको तो 1 की जरूरत, और ये कितने की देगा, ये कितना दे सकता है 1 दे सकता है, तो ये क्या करेगा अपने आप को दे देगा। अब NaCl कैसे बना, तो बेटा देखो Na और Cl, Na के पास तो भाई कितना था, भाई जिसको कितने की जरूरत थी, Na के पास क्या था प्लस का 1 था, और Cl के पास क्या था माइनस का 1। अब ये प्लस का 1 और माइनस का 1 मतलब इसको तो ये प्लस का 1 दे सकता है और Cl क्या कर सकता है 1 ले सकता है। तो ये कहेंगे अपन दोनों साझेदारी कर लेते हैं, और ये साझेदारी करके बना लेते हैं बेटा NaCl, क्या बना लेते हैं NaCl बना लेते हैं। NaCl2 क्यों नहीं बनाते सर, NaCl2 इसलिए नहीं बनाते, NaCl2 इसलिए नहीं बनाते बेटा, NaCl2 क्यों बनाएंगे, ऐसे बना पाएंगे क्या, नहीं सर NaCl2 नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते कि Na के ऊपर तो प्लस का 1 ही है और यहाँ पे Cl के ऊपर तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अब इसको क्या करना पड़ेगा कि भाई इसको भी वो करना पड़ेगा, तो अपन ऐसे लिखते हैं, तुमने देखा होगा कई बार भी 2NaCl, तो Cl के साथ हमेशा Na अकेला ही लगता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 1 है और इसके पास भी 1 फालतू है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, बताएंगे कोई दिक्कत है क्या भाई, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो अब MgCl2 कैसे लगता है ये भी समझ लो, देखो इस चीज समझाने की थी जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो अब क्या था भाई तुम्हारे पास, अब MgCl2 लिखना था, मान लो MgCl2, अब अपन MgCl2 ही लिखते हैं, MgCl नहीं लिखते, MgCl नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते बेटा, अब इधर देखेंगे, अब क्यों नहीं लिखते MgCl2 में। अब Mg देखो, Mg के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास सर 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl के पास कितना है, Cl के पास तो सर 1 की जरूरत है। अब ये Cl क्या बोलेगा भाई, Cl क्या बोलेगा कि मुझे तो 1 की जरूरत है, लेकिन मैग्नीशियम बोलेगा मेरे पास है 2, मेरे पास है 2। भानगढ़बाजी करवा जरूरत करो, कोई मुझे रारा रीरी नहीं चाहिए, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ऐसे कर तू अकेला क्लोरीन मत आ, 1 क्लोरीन को और साथ लेके आ। तो अब भाई ये देखो, ये 1 क्लोरीन तो क्या लेके आएगा माइनस का 1, और 1 क्लोरीन क्या लेके आएगा माइनस का 1, और Mg के पास कितना है बेटा, Mg के पास है प्लस का 2,
क्या है प्लस का 2। अब देखो ये Cl और Cl, ये Cl और Cl कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 और माइनस का 1, ये हो जाएंगे बेटा माइनस के 2। भाई एक Cl तो ये हो गया, एक Cl ये हो गया, तो Cl कितने हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, हाँ सर 2 हो गए। तो इनके ऊपर कितना आ गया, माइनस का 2, और Mg के ऊपर कितना है बेटा, Mg के ऊपर कितना है बताएंगे, प्लस का 2 है। Mg के ऊपर क्या है भाई, प्लस का 2 है। अगर Mg के ऊपर प्लस का 2 है और ये Cl कितना बन गया, 2 बन गया, कब, जब ये Cl 2 हुआ है, Cl क्या हुआ है 2, तो जब ये 2 Cl इस Mg के साथ जुड़ेंगे तो ही प्रॉपर बात बन पाएगी, बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, सर बन पाएगी। क्यों बन पाएगी, देखो बेटा इसलिए बन पाएगी, कैसे बन पाएगी वो समझेंगे। देखो कैसे बन पाएगी, ऐसे बन पाएगी भाई कि Mg था और Mg के पास प्लस का 2 था, हमने Cl लिया और Cl कितने लिए 2, इसलिए इसके ऊपर क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस 2 और यहाँ पे प्लस का 2, माइनस का 2 और प्लस का 2। अब जब ये माइनस का 2 और प्लस का 2 जब दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को आदान प्रदान कर लेंगे, आदान प्रदान कर लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे बेटा और ये बना लेंगे MgCl2, MgCl2। ऐसे ही देखो अब एल्युमिनियम में क्या होगा भाई, एल्युमिनियम का AlCl3 देखा होगा तुमने, क्या बना देखा होगा, AlCl3। देखो MgCl2 को समझ में आ गया ना, अब AlCl का 3 का देखते हैं, AlCl। अब Al के ऊपर कितना आएगा बताओ, Al के ऊपर तो सर प्लस का 3 है, Al के ऊपर कितना है बेटा, प्लस का 3। अब देखो Cl के पास तो कितना है, वही माइनस का 1। अब ये कहेगा मैं देने को तो पूरे 3 दूंगा भाई, मैं मेरे पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ले तो बात कर, 1-2 से काम नहीं चलेगा, 1-2 से काम नहीं चलेगा। अगर 3 की बात करे, 3 की साझेदारी करे तो देख ले, वही कह रहा यार मेरे पास तो माइनस को 1 है यार, 1 ले ले यार, ना ना भाई एक एक ना चाहिए, एक एक ना चाहिए, तो क्या चाहिए भैया। अब इसने कह दी भैया हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 3 चाहिए, माइनस के 3 चाहिए। इसने कहा तो तू 2 क्लोरीन और लेके बेटा। अब ये 2 क्लोरीन और लाया Cl और एक और लाया Cl, माइनस का 1 माइनस का 1। अब Cl कितने हो गए सर, Cl हो गए 3 और Al कितना है बेटा, Al अकेला ही, अकेले के पास ही क्या है प्लस के 3, तो इसके पास क्या हो जाएंगे माइनस के 3, तो ये बन जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। आ गई नहीं झंझट समझ में कि Cl2 कब लगता है सर, इसमें 2 क्यों लगा दिया, MgCl क्यों लगा दिया, ये 2 ही क्यों लगा दिया, NaCl तो ऐसे ही लिखा था, NaCl का मतलब भी सोडियम क्लोराइड, MgCl2 का मतलब भी सोडियम क्लोराइड। आपने तो Cl2 भी लिख दिया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, यहाँ पे Cl2 कैसे लिख दिया, यहाँ पे Cl कैसे लिख दिया। आज समझ में आ गया, आज समझ में आ गया ना भाई। चलो अब आ गई ना बात समझ में। देखो अब ये समझने में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, नहीं सर ये तो खुद ही मांगते डोल रहे हैं, इनके पास कहाँ है, ये तो खुद ही बेरोजगार है। बेरोजगार का मतलब ये तो खुद ही भिखमंगे हैं भाई, ये तो अधातु है, क्या खुद ही भिखमंगी है, ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक एक 2-2 इलेक्ट्रॉन के लिए बैठी हुई है कि हमको कोई दे दे। अब ये क्या करेंगी, अब ये क्या इनके पास देने के लिए है क्या, अब इनके पास तो फालतू है ही नहीं, तो अब विद्युत को कौन लेके जाएगा, अब विद्युत को लेने कोई जाएगा नहीं, ना ऊष्मा को लेने जाएगा, इसलिए इनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए क्या करेंगे, ना तो विद्युत को लेके जाएंगे ना ऊष्मा को लेके जाएंगी, इसलिए विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती है बेटा, विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं करती है। अक्रिय गैसें क्या है बेचारी शांत पड़ी है, इनको ना लाने की झंझट ना ले जाने की झंझट। इनके पास क्या है भाई, इनके पास तो दिक्कत है, ये तो खुद ही मांगते फिर रहे हैं। इनके पास क्या ज्यादा है तो ये दौरिया क्या करेंगे, ज्यादा है तो ये क्या करेंगे बांटते फिरेंगे, है ना। तो आगे बात समझ में। तो ये देखो उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैसें, धातु और अधातु, इसको बना लेंगे सभी, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे सभी, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताएंगे। चलो छोटा कर दो इसको, चलो देखो लो, ठीक है भाई। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे बेटा हम, आगे हम लिखेंगे अब एक अभी के, अब अपन लिखेंगे बेटा, एक मिनट देख लेता हूँ भाई क्या लिखवाना है। टाइम और देख लेता हूँ, फिर देखते हैं अपन क्या लिखवाते हैं। नहीं भाई आज नहीं हो पाएगा, चलो कल अपन क्या पढ़ेंगे, देखो कल की मैं हेडिंग डाल देता हूँ। 10 पेज हो गए ना भाई। चलो इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसी में लिखता जाऊंगा आगे, ठीक है ना, इसी में लिखवाता जाऊंगा। और अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे भाई सभी एक्वारेजिया मतलब अम्लराज, नहीं एनोडीकरण लिखो पहले, एनोडीकरण।
एनोडीकरण, ठीक है ना बेटा। कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एनोडीकरण, ठीक है। एनोडीकरण क्या होती है? एनोडीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है बेटा, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं अपन कि एक एनोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, और एनोड पर क्या करते हैं, जिसके एनोड क्या होती है, एक ऐसी धातु होती है जिसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, परत चढ़ानी पड़ती है किसी अन्य धातु की, ठीक है। इसमें हम जो काम लेते हैं वो मैक्सिमम मतलब जो लेते हैं वो एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम की परत चढ़ाते हैं जिसको एनोडीकरण बोलते हैं। कल हम इसके बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जितना पढ़ा दिया उसका रिवीजन करते रहें साथ साथ, बाकी मैं तो लगा पड़ा हूँ, ठीक है। संडे के दिन वही अपने एमसीक्यू क्लास आएगी और तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जहां तक है मैं लाने के ट्राई करूंगा, ठीक है ना बेटा। 100 क्वेश्चंस के समथिंग मैं तुम्हारे ला सकता हूँ एसिड बेसिस उसके, अभी पता नहीं है, ठीक है। जो भी अभी मैं ट्राई अभी बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, अभी क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है भैया ना, तो उस चीज़ के लिए चलो अब एनोडीकरण पे लिखेंगे और इसी स्लाइड में पढ़ाता जाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। 10 स्लाइड काफ़ी है बस, इसी स्लाइड में पढ़ाऊंगा भाई मैं तुम्हें। ये लो इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, ठीक है ना। चलो कल पढ़ेंगे अपन एनोडीकरण, तो और कर लेता हूँ। हालांकि क्या हो गया, लो एनोडीकरण आएगा कल, ठीक है ना। चलो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, लो। नालायक को क्या करवा दिया, टाइम को बर्बाद करवा दिया। चलो कल इसको लिख देंगे अपन सही से, है ना। अब तो टाइम हो गया, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। दुख के लिए क्षमा, कष्ट के लिए माफ़ी, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोलते हैं कि नहीं बोलते, जादूगर फादूगर से आते हैं जो फालतू की चीज़ें। चलो कोई नहीं, मस्त मजे लीजिए एकदम, ठीक है। चिल रह के पढ़िए। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, गर्मी को मतलब मस्त आराम से गर्मी पड़ रही है, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल, और ये लो, ठीक है। चलो।